हेलो एवरीवन। और अब हम नंबर सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। अपना तीसरा लेक्चर होने वाला है ये नंबर सिस्टम का। बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स जो हम कर रहे हैं, इसमें अभी हम नंबर सिस्टम देख रहे हैं। नंबर सिस्टम में हमने काफ़ी तरह के नंबर्स पढ़ लिए थे। फिलहाल आज देखेंगे, सबसे पहले शुरुआत करेंगे किससे? शुरुआत हम करेंगे इवन और ऑड नंबर से। ठीक है, इवन और ऑड नंबर। वैसे हम सबको पता है इवन और ऑड नंबर का क्या है, मगर देख लेते हैं। सबसे पहले इवन नंबर्स के बारे में देखते हैं। एक हेडिंग डाल लेंगे भाई, इवन नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि एग्जैक्टली टू से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली टू से डिवाइड होने का मतलब क्या है? सबसे पहले एक बार लिख लेते हैं। नंबर्स विच गेट exactly divided by 2 are known as even numbers। तो सिंपल सी बात है, ऑड नंबर कौन से होंगे? नंबर्स विच डू नॉट गेट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, है ना। लेकिन फिलहाल हम इवन नंबर्स की डेफिनेशन देख रहे हैं। नंबर्स विच गेट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या है? ये जो लिखा है ना, एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब है कि जो अपना रिमाइंडर होगा, जो अपना रिमाइंडर होगा वो जीरो होगा। अब अगर किसी को रिमाइंडर का मतलब नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब हम डिवीजन करते हैं तो अपने पास एक चीज़ होती है डिविडेंड, ठीक है, एक चीज़ होती है डिवाइज़र, ठीक है, एक चीज़ होती है क्वोशिएंट, और एक चीज़ आती है रिमाइंडर। एक चीज़ आती है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है? जैसे मान लो मैंने 5 को ना 2 से डिवाइड किया। अब जब मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा अपना क्वोशिएंट, और एक रिमाइंडर मिल जाएगा, एक होगा रिमाइंडर। अब जिनको अभी भी, देखो वैसे तो पता होगा, 10 तक की मैथ सबने पढ़ी है, लेकिन जब हम आगे अभी फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हम डिवीजन के बारे में देखेंगे, डिवीजन को समझेंगे ठीक से, तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल ये डेफिनेशन थी अपनी किस चीज़ की? इवन नंबर्स की। ऐसे नंबर जो कि एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाते हैं उनको इवन नंबर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होने का मतलब क्या है? कि जो अपना रिमाइंडर है वो ज़ीरो है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या क्या हुए सर? एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8। और एग्जाम्पल्स बताओ, क्या 22 हो जाएगा इवन नंबर? 22 भी हो जाएगा इवन नंबर। तो क्या 22 इवन नंबर हो जाएगा? हो जाएगा। क्या 46 इवन नंबर हो जाएगा? 46 भी हो जाएगा इवन नंबर। तो सवाल सबसे पहले ये आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन नंबर इवन है या ऑड है। तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है मेरे भाई। अगर किसी नंबर के जो यूनिट डिजिट है, यानी कि जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट प्लेस पे नंबर लिखा हुआ है, अगर वो 0 हो या फिर 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो या फिर 8 हो, तो वो नंबर इवन, तो वो नंबर क्या होगा? इवन हो जाएगा। कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर देखने को मिल रहा है, इन पांचों में से कोई भी देखने को मिल रहा है, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपनी इवन नंबर की बात थी। एक बार ऑड नंबर का देखते हैं क्या होता है ऑड नंबर, उसके बाद इनके रूल्स को देखेंगे। और एक जो मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है, जिसमें हम इवन और ऑड नंबर्स को लिख सकते हैं, कई क्वेश्चंस में हमारे वो काम आएगी, वो भी देखेंगे। फिलहाल इवन नंबर्स की डेफिनेशन हमने देखी। नंबर्स विच गेट एक्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होंगे?
ऑड नंबर्स क्या होंगे भाई? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। टू बी मोर एक्यूरेट मैं बोलूंगा एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। नंबर्स विच टू नॉट गेट exactly divided by 2 are known as odd numbers। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो पाते, टू नॉट गेट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अगर हम किसी भी ऑड नंबर को, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो, इस विश्व का, इस संसार का कोई भी ऑड नंबर अगर होता है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 मिलता है। रिमाइंडर 1 मिलता है, ये बात ध्यान रखने वाली। करके देख लो यार, जो भी ऑड नंबर हो, ऑड नंबर कौन से होंगे? इवन कौन से होते हैं? जिनके यूनिट प्लेस में कोई ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 आला, वो इवन होते हैं। तो इनके अलावा जितने होंगे वो ऑड होंगे। तो दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर ले लो भाई, दुनिया का कोई सा भी ऑड नंबर ले लो, 23 ले लो, 237 ले लो, 993 ले लो, दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ले लो, उसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 ही मिलेगा। एग्जाम्पल ऑड नंबर के क्या क्या है? 1 है, 3 है मेरे भाई, 5 है, 7 है, 9 है। ठीक है, 1 3 5 7 1 3 5 7। अच्छा, इवन नंबर को हम कैसे पहचानते हैं कि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 आता है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई नंबर ऑड है या नहीं, तो क्या देखेंगे? तो फिर यूनिट प्लेस पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, या फिर 9 होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब फिलहाल सबसे पहले हम कुछ रूल्स देखते हैं। जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं, हमने रेशनल नंबर्स पढ़े, उनमें भी देखा, हर तरीके के नंबर्स में हमने देखा। फिलहाल हम देखेंगे क्या इवन और ऑड नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करें, खुद में ऐड करें, मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा ये हम देखते हैं। हेडिंग डाल लेंगे भाई रूल्स, और इवन और ऑड नंबर के रूल्स के जो एग्जाम्पल है ना, वो खुद से करके देखना। बहुत आसान है यार, क्योंकि इसको समझना खुद से बहुत आसान है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। फिलहाल ई मतलब इवन हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल ई इवन और कैपिटल ओ ऑड। तो इवन में इवन ऐड करा, इवन में करा भाई इवन ऐड, तो मुझे क्या मिला? रिजल्ट मिला इवन। और अगर इवन से इवन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तो भी रिजल्ट ही रहेगा। ठीक है, अगर इवन में इवन चाहे मैं ऐड करूं या इवन से इवन सब्ट्रैक्ट करूं, रिजल्ट इवन ही मिलेगा। ओके, ऑड नंबर में ऑड नंबर मैंने ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? ऑड नंबर में ऑड नंबर मैंने ऐड कर दिया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? इवन मिलेगा। अच्छा, और ऑड नंबर में अगर ऑड नंबर, ऑड से ऑड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो रिजल्ट क्या मिलेगा? तब भी रिजल्ट इवन ही रहेगा। ठीक है, इवन में चाहे इवन ऐड करो, इवन से चाहे इवन सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट हमेशा इवन मिलेगा। ऑड में चाहे ऑड ऐड करो या ऑड नंबर से चाहे ऑड सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्ट हमेशा इवन मिलेगा। और देखते हैं भाई, और क्या है? इवन में अगर ऑड ऐड कर दो, इवन में अगर ऑड ऐड कर दूं तो रिजल्ट क्या होगा? जब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, इवन में ऑड ऐड कर दूँ, इवन में इवन ऐड कर दो, ऑड में ऑड ऐड कर दूँ, ऑड से इवन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुम्हारे दिमाग में खुद ब खुद एग्जाम्पल आने चाहिए ताकि रिलेट कर पाओ। ठीक है, बस बैठ के देखना नहीं है कि पॉपकॉर्न लेके बैठ गए, आलू भुजिया लेके बैठ गए, चाय लेके बैठ गए और बस देख रहे हैं। जब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ
जब मैं किसी किसी चीज़ के एग्जाम्पल लिखने वाला हूँ तो तुम्हें खुद ब खुद उस मेरे एग्जाम्पल लिखने से पहले खुद के दिमाग में सोचना होगा कि इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, और फिर देखो कि क्या सही एग्जाम्पल मैंने सोचा था, क्या जो मुझे बताया गया वो एक सही एग्जाम्पल है, क्या जो मैंने सोचा वो एक सही एग्जाम्पल है या नहीं है। ये भी सोचना पड़ेगा। सिर्फ बैठे रहोगे देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, खुद का दिमाग इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। जब तक इन्वॉल्व्ड नहीं रहोगे तब तक लगेगा कि समझ में आ रहा है, लगेगा कि समझ में आ रहा है, लेकिन समझ में उतने अच्छे से नहीं आएगा। जब इन्वॉल्व हो जाओगे तो बहुत इफेक्टिवली समझ आएगा। फिलहाल इवन में अगर ऑड ऐड कर दें तो रिजल्ट ऑड आएगा। इवन में हमने ऑड ऐड कर दिया तो रिजल्ट अपना ऑड आया। इवन से ऑड सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट ऑड आएगा। इवन से ऑड को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो भी रिजल्ट ऑड आएगा। और अगर ऑड में इवन ऐड कर दें, ऑड में इवन ऐड कर दें, कई ऐसे भी तो होंगे भैया तब भी तो रिजल्ट ऑड ही आएगा, तब भी तो रिजल्ट ऑड आएगा। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, ऑड में अगर इवन को ऐड कर देंगे तो भी रिजल्ट ऑड आएगा, तो भी रिजल्ट ऑड आएगा। ऑड से अगर इवन को सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या ऑड से अगर इवन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो रिजल्ट ऑड ही रहेगा। ठीक है, तो भी रिजल्ट ऑड रहेगा। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन देखिए, है ना। मेरे ख्याल से हमने सारे केसेस देख लिए। इवन में इवन ऐड कर दिया, इवन में ऑड ऐड कर दिया, इवन से इवन सब्ट्रैक्ट कर दिया, इवन से ऑड सब्ट्रैक्ट कर दिया। सारे केसेस अभी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के देख लिए। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं एक बार कि इवन नंबर को मल्टीप्लाई करा इवन के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा। इवन नंबर को इवन के साथ मल्टीप्लाई करा तो रिजल्ट इवन ही मिलेगा। ठीक है, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करा, रिजल्ट मिलेगा इवन। इवन को अगर ऑड से मल्टीप्लाई कर दें सर, इवन को अगर ऑड से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, तो भी रिजल्ट इवन ही मिलेगा। अच्छा, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट ऑड मिलेगा। और ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर दें, ऑड को इवन से मल्टीप्लाई कर दें, ऑड को इवन से अगर हमने इवन को ऑड से मल्टीप्लाई करा था, सोचो अब इस चीज़ को, तो रिजल्ट क्या मिला था, इवन मिला था। इवन को ऑड से कर दें तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा मेरे भाई, इवन ही मिलेगा मेरे भाई, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब डिवीजन बचा। कई कई जगह पे हमने देखा था डिवीजन पे वही रूल्स एप्लीकेबल थे जो मल्टीप्लिकेशन के थे। कुछ कुछ जगह देखा कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग हैं, सेम रिजल्ट नहीं दे रहे। और अगर ऑड और इवन की बात करो तो यहाँ पे जब हम डिवीजन करेंगे तो वो भी डिपेंड करता है भाई। ठीक है, हमेशा हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये नहीं पता है, स्पेसिफिक केस पे डिपेंड करेगा। तो ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। ठीक है, हमें देखना है कि जब मैं इवन को ऑड से डिवाइड कर दूं, ऑड को इवन से कर दूं, ऑड को ऑड से कर दूं, इवन को इवन से कर दूं तो रिजल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है, ये चीज़ें हमें देखनी है कई सारे एग्जाम्पल्स के साथ। ऐसा नहीं है कि इवन अपॉन ऑड का एक ही एग्जाम्पल देख लिया हमने, जितने एग्जाम्पल हो पाए कम से कम 7-8 एग्जाम्पल एक कंडीशन के लेके देखना और फिर रिजल्ट निकालना और उसको अपने नोट्स में डाल लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स ही देखना है हमें। इनके एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम इन आर्ट के। मैंने वैसे बोला था कि इनके एग्जाम्पल मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन चलो बता देता हूँ। बहुत आसान है ना एग्जाम्पल, कैसे इवन में इवन ऐड कर रही, रिजल्ट इवन मिलेगा। 2 एक इवन नंबर है, 6 एक इवन नंबर है, ऐड कर दें 8 मिल जाएगा। इवन है कि नहीं है, हाँ। 8 एक इवन नंबर है, उसमें से इवन नंबर 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, रिजल्ट क्या मिला, 4 मिला। इवन है ना, बिल्कुल। तो इवन में चाहे इवन ऐड करो, इवन में चाहे इवन सब्ट्रैक्ट करो, रिजल्ट हमेशा इवन रहेगा। ठीक है, ऑड में ऑड ऐड करते हैं, 7 में 5 को ऐड कर दिया, दोनों नंबर ऑड हैं, 7 भी 5 भी, रिजल्ट क्या मिलेगा, 7 + 5 12, क्या है, इवन, इवन आना चाहिए था। ठीक है, 9 क्या है, ऑड नंबर है, सब्ट्रैक्ट करा एक ऑड नंबर, क्या ले लूँ, 3 ले लेता हूँ, रिजल्ट क्या आना चाहिए, इवन आना चाहिए। 9 - 3 6 हो जाता है, क्या रिजल्ट आया, इवन आया। बहुत बढ़िया। इवन प्लस ऑड, 8 इवन नंबर है, बिल्कुल है। ऐड करते हैं ऑड,
5 को ऐड कर देते हैं चलो। 8 + 5 13 आएगा। क्या रिजल्ट आ जाएगा? ऑड। 13 क्या है? ऑड। कैसे पता? 13 के यूनिट प्लेस पे 3 लिखा है जो कि ऑड नंबर है। इवन यही ले लेते हैं चलो। 8 ले लेते हैं, या चलो दूसरा ले लेते हैं, है ना। दूसरा ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, यहाँ पे भी दूसरा लेते हैं, माइनस कर देते हैं क्या? 3 को माइनस कर देते हैं। इवन में से ऑड माइनस करेंगे, ऑड आना चाहिए था। 6 - 3 3, 3 क्या है? ऑड है। बहुत बढ़िया। ऑड में इवन को ऐड कर देते हैं। 7 में भाई साहब हमने 6 को ऐड कर दिया। 7 में 6 को ऐड कर दिया। ऑड है, ये इवन है, ऐड करा, रिजल्ट ऑड मिलना चाहिए था, मिल गया। ठीक है। ऑड में से हमने इवन को सबट्रैक्ट कर दिया। 9 में से सबट्रैक्ट कर दिया हमने 3 को। ठीक है, नहीं 3 को, ऑड में से इवन को सबट्रैक्ट करना था ना। एग्जाम्पल जब लिखो डिवीजन के तो ध्यान रखना, ऐसी गलती ना करो। ऑड में से इवन को सबट्रैक्ट करा, 4 इवन है, ऑड में से इवन को सबट्रैक्ट करा, 9 ऑड है, 4 इवन है, सबट्रैक्ट करा, रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था? ऑड। 9 - 4 5 होता है, रिजल्ट क्या मिला? ऑड मिला। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के एग्जाम्पल देखता हूँ। इवन इंटू इवन, 2 × 4 क्या मिलना चाहिए? इवन, 8 आ गया। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल देखना है तुम्हें? और कोई एग्जाम्पल देखना है? 6 × 8 ले लो। 6 × 8 कितना हो जाएगा? 48। 48। इवन इंटू ऑड, 2 × 3 6 मिला, इवन है क्या? बिल्कुल है। और क्या देखूँ? 2 × 7 14 मिला, इवन है क्या? बिल्कुल इवन है। ऑड इंटू ऑड, 3 × 5 ऑड मिलना चाहिए, ऑड मिलना चाहिए, 15 आया, ऑड है क्या? बिल्कुल। 7 × 9 ऑड इंटू ऑड, ऑड मिलना चाहिए, 63 आया, ऑड है क्या? बिल्कुल ऑड है। ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन, 7 × 4 क्या मिलना चाहिए? इवन। 7 × 4 7 चौके 28 क्या है? इवन है, इवन है। ठीक है, ऑड इंटू इवन का एक और एग्जांपल लेंगे। 9 × 6, 9 × 6 कितना हो जाएगा? ये बताओ, 9 × 6 कितना हो जाएगा? इवन आना चाहिए, 54 हो जाएगा। क्या ये एग्जांपल समझ आए? क्या ये एग्जांपल समझ आए? बस हमें डिवीजन में भी ऐसा ही करना है। डिवीजन में भी हमें ऐसा ही करना है। खुद से हम एग्जांपल्स देखेंगे डिवीजन के। ठीक है, किस किस के एग्जांपल देखेंगे कि इवन बाय इवन क्या रिजल्ट देगा, इवन बाय ऑड क्या रिजल्ट देगा, ऑड बाय ऑड क्या रिजल्ट देगा, ऑड बाय इवन क्या रिजल्ट देगा। ये सब हमें देखना है। इवन बाय इवन का देखें कोई एग्जांपल, बताओ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैंने इवन में कौन कौन से नंबर लिए हैं? 10 से छोटे वाले ही लिए, है ना। 10 से छोटे वाले लिए। चाहता तो 24 भी ले सकता था यहाँ पे 2 की जगह। तो चाहो जब रिवाइज करो नोट्स को या लेक्चर को तो और एग्जाम्पल लेके देख लेना, रिजल्ट यही मिलेगा, वो बात तय है। यहाँ पे जैसे इवन में मान लो 24 ले लेते हैं, किस इवन नंबर से डिवाइड कर, बताओ, किस इवन नंबर से डिवाइड करूँ? किस इवन नंबर से डिवाइड करूँ? बता दो, बता दो, किससे डिवाइड कर? अब एक चीज़ देखना, 8 से डिवाइड करता हूँ। इवन अपॉन इवन, इवन को इवन से डिवाइड कर रहे हैं। 24 इवन है, 8 भी इवन है, ठीक चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। कितना आएगा आंसर? 3। ऑड मिल गया, वाह। मतलब कि सर इवन को इवन से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट ऑड मिलेगा। रुको 1 मिनट, 24 को इस बार किससे डिवाइड करूँ? 12 से कर देता हूँ। इवन डिवाइडेड बाई इवन है, रिजल्ट क्या मिला? से तो 2 आ गया, ये तो इवन है। तो मतलब ये हो गया सर कि इवन को इवन से डिवाइड करूँ तो ऑड भी मिल सकता है, इवन भी मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं चलो। 24 इवन है, बिल्कुल है। और 16 इवन है, बिल्कुल है। डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा? सर यहाँ पे फिर हमें 1.5 मिल जाएगा। तो कहीं पे ऑड मिल रहा है, कहीं पे इवन मिल रहा है, कहीं पे डेसिमल मिल रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि जब इवन ऑड के आपस में या एक दूसरे के साथ डिवीजन वाले एग्जाम्पल लिखो ना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल देखना। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल, और फिर अपने नोट्स में डालना रिजल्ट, क्योंकि उसी रिजल्ट को तुम हो सकता है एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, और मैंने ये काम क्यों दिया? ये तो आसान था ना। ये आसान था क्या? ये आसान था, बताओ, ये आसान था। अगर जब पढ़ते वक्त जब मैं एग्जाम्पल बता रहा था तब अगर इन्वॉल्व रहे होगे तो ये आसान था, वरना ये आसान नहीं था। सेम सेम ये चीज़ जो मैंने इवन बाय इवन की समझाई, अगर समझाते वक्त जब मैं एग्जांपल्स दे रहा था, ये 24/8, 24/12, 24/16,
अगर समझाते वक्त तुम इन्वॉल्व रहे इन चीज़ों में, इन चीज़ों में समझाते वक्त इन्वॉल्व रहे तो ये भी आसान था। ये भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है भाई, ये भी कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। इसलिए अब इवन बाय ऑड, ऑड बाय ऑड, ऑड बाय इवन के एग्जाम्पल स्वयं से देखना और फिर बताना। मुझे तो मत बताना, अपने नोट्स में लिखना कि क्या रिजल्ट आता है जब ऑड को ऑड से डिवाइड करते हैं, ऑड को इवन से डिवाइड करते हैं, या फिर इवन को ऑड से डिवाइड करते हैं। फिलहाल अब एक बहुत ज़रूरी बात करेंगे, और वो क्या बात है? वो बात है कि जो मैंने शुरू में बोली थी कि इवन और ऑड नंबर जो है, इवन और ऑड नंबर जो हैं उनको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? ठीक है, फिलहाल हम ये बात करेंगे। कौन सा रंग ले लूं? ग्रीन ले लेते हैं। अब मैं एक चीज बोल लूं, क्या दुनिया का कोई भी इवन नंबर जो है, दुनिया का कोई भी इवन नंबर जो है उसको हम पता है कैसे डिनोट कर सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, ट्वाइस ऑफ एन। ट्वाइस ऑफ एन, ट्वाइस ऑफ एन। कैसे? ट्वाइस ऑफ एन, टू टाइम्स ऑफ एनी इंटीजर एन। क्यों? इवन नंबर की मेरे भाई एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं पूछूं इवन नंबर की एक बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है तो क्या बताओगे मुझे? ऐसा नंबर जो टू से क्या बोला था, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी? जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, ऐसा नंबर जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, ध्यान से देखना। टू एन अपॉन टू, ट्वाइस ऑफ एन अपॉन टू, क्या ये टू से डिवाइड हो सकता है? हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, एन बचेगा, है ना? अच्छा, एन बचेगा। अभी भी कुछ को समझ नहीं आया होगा। अच्छा, अगर मैं सिक्स लिखूं, सिक्स अपॉन टू, क्या ये टू से डिवाइड हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। क्या बचेगा? थ्री बचेगा। अब ध्यान से देखना, ठीक है। सिक्स को मैं क्या टू इंटू थ्री लिख सकता हूँ? हाँ, नीचे टू रहने देते हैं। टू एन अपॉन टू में मैंने टू से टू को काट दिया था, यहाँ पे भी टू से टू को काट दिया, मिला क्या? एन। यहाँ पे क्या मिलेगा? थ्री। तो ये समझ में आ रहा है कि टू एन जो है, ठीक है, टू एन क्यों लिख सकते हैं हम एक इवन नंबर को टू एन के फॉर्म में? क्योंकि उसकी बेसिक प्रॉपर्टी ही ये है कि कोई भी नंबर जो टू से एक्जैक्टली डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। और दुनिया का कोई भी इवन नंबर होगा, दुनिया का कोई भी इवन नंबर होगा उसको टू एन की फॉर्म में लिख सकते हो। चाहे देख लो 42 इवन नंबर है, टू एन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? टू इंटू 21 लिख देंगे। और बताओ 824, 824 इवन नंबर है, टू एन की फॉर्म में सर कैसे लिखेंगे? टू इंटू 412 हो जाएगा क्या ये? 412 हो जाएगा क्या ये? बिल्कुल हो जाएगा सर, टू इंटू 412 हो जाएगा। सिक्स को तो देख लिया, टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। सिक्स को भी देख लिया सर, 184, 184 को लिख सकते हैं क्या टू एन की फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकते हैं। टू इंटू 92 लिख देंगे तो बताओ 184 नहीं हो जाएगा? तो ये अपना एन हो गया, ये टू हो गया। दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो उसको टू एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छा। इवन नंबर को तो सर हमने टू एन के फॉर्म में लिख दिया, कैसे लिख दिया वो समझ में आ गया। ठीक है, ऑड नंबर का कोई मैथमेटिकल फॉर्म है क्या? ऑड नंबर का कोई मैथमेटिकल फॉर्म है क्या? बिल्कुल है मेरे भाई, टू एन प्लस माइनस वन। कैसे सर? समझ नहीं आया, ये नहीं आया, देखो ये समझ नहीं आया, ये पल्ले नहीं पड़ा, इसको समझो भाई। देखो ये बात तो समझ में आई होगी कि दुनिया का कोई भी इवन नंबर हो उसको मैं टू एन की तरह लिख सकता हूं, है ना? अब कौन सा इवन नंबर लें बताओ? 42, 824, 184, 642 ले लेते। 42 को टू एन की फॉर्म में लिख सकते हैं हम, है ना?
देख भी लिए कैसे लिख सकते हैं, और वो इवन नंबर है तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। 42 में मैं 1 ऐड कर दूं क्या मिलेगा? 43। ऑड है या इवन? ऑड है। कैसा है? ऑड है। ठीक है। 42 में मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 42 से मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, क्या मिलेगा? 41। ऑड है कि इवन है? ऑड है कि इवन है? ऑड है सर, ऑड है। तो 42 इवन है, उसको 2n की फॉर्म में लिख सकता हूँ। उस 2n में जब 1 ऐड करा तो मुझे रिजल्ट क्या मिला? ऑड मिला। 42 इवन है जिसको मैं 2n की फॉर्म में लिख सकता हूँ, उसमें से जब 1 को सब्ट्रैक्ट करा तो मुझे रिजल्ट मिला 41 जो कि ऑड है। और क्या मैंने ऊपर यही चीज़ नहीं बोली कि ऑड नंबर को कैसे लिख सकते हैं? 2n प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1, 2n प्लस माइनस 1। एक और चीज़ से समझ सकते हैं, जो लोग इन्वॉल्व होंगे उनके दिमाग में ये चीज़ क्लिक करी होगी, नहीं करी होगी तो कोई बात नहीं, नहीं करी होगी तो कोई बात नहीं, इन्वॉल्व रहो। इन्वॉल्व रहोगे तो चीज़ें खुद ब खुद क्लिक करेंगी। एक चीज़ मैंने बोली थी, क्या बोली थी? कि ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता, रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं हमेशा। लिखवाई थी मैंने नोट्स में, लिखी होगी तो दिमाग में क्लिक करी होगी। रिमाइंडर हमेशा 1 छोड़ते हैं। हाँ, रिमाइंडर 1 छोड़ते हैं। इवन नंबर क्या होता है? रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 छोड़ा, वो होते हैं इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, 1 छोड़ देते हैं एज अ रिमाइंडर, 1 छोड़ देते हैं एज अ रिमाइंडर, और उस 1 को हमने ऐड कर दिया। 2n ये बता रहा है कि हमारा नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, और 2n प्लस 1 ये बता रहा है, 2n प्लस 1 या कह लो 2n माइनस 1 ये बता रहा है कि हमारा जो नंबर है वो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है। हम 2 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 रिमाइंडर रह जाता है। 43 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। 41 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये जो चीज़ थी मेरे भाई, इवन नंबर को हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं और ऑड नंबर को हम कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये बात समझ आई होगी। ये बात समझ आना ज़रूरी है। ठीक है, फिलहाल अब आगे हम देखते हैं अपने प्राइम और कंपोजिट नंबर्स। क्या देखेंगे? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। सबसे पहले प्राइम नंबर्स देखेंगे, उसके बाद ही कंपोजिट नंबर्स पे बढ़ेंगे। प्राइम मुझे इस पे राइटिंग बहुत स्लो लिखनी पड़ती है वरना अच्छी नहीं आती है। अच्छी का मतलब समझ नहीं आएगी, अच्छी तो अभी भी नहीं आ रही है ना। फिलहाल प्राइम नंबर्स को देखते हैं और उनकी क्या है एक सिंपल सी डेफिनेशन जो हमने इवन में लिखी थी या ऑड में लिखी थी। ऐसे नेचुरल नंबर जो सिर्फ 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। नंबर्स विच ओनली गेट divided, numbers which only get divided by 1 and itself are known as prime numbers। किसी तो गाने में भी लाइन है ना शायद, तेरा भाई प्राइम नंबर, कुछ तो है ऐसी, पता नहीं मुझे। ठीक है, और शब्दों में क्या बोल सकते हैं? नंबर्स विच ओनली गेट डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो नंबर खुद और एक 1। एक तो वो नंबर खुद और एक 1। एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ठीक है, एग्जाम्पल देखो सर, एग्जाम्पल बताओ प्राइम नंबर के। ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। शुरुआत करें। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा मेरे भाई, 11 आएगा। ठीक है, 11, 13, 15 की नहीं आएगा, 17, 19 एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं।
क्यों है? इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं। देख लो, ना मानो तो देख लो। टू के कौन कौन से फैक्टर्स है बताओ भाई। वन है सर और टू है। क्या लिखा है? नंबर्स विच ओनली गेट डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक वन। वन वो नंबर खुद। यहाँ पे कौन सा नंबर था? टू। इसके कौन कौन से दो फैक्टर हैं? एक वन, एक वो नंबर खुद। तीन के फैक्टर्स देखो आप, 1,3। फाइव के फैक्टर्स 1,5, सेवन के 1,7, 11 के 1,11, 13 के 1,13, 17 के 1,17, 19 के 1,19। तो दो से ज़्यादा तो मिल ही नहीं रहे फैक्टर, सिर्फ दो मिल रहे हैं। एक कौन सा? नंबर इटसेल्फ। एक कौन सा फैक्टर है? नंबर इटसेल्फ। और एक कौन सा फैक्टर है? वन। बस यही दो फैक्टर मिल रहे हैं सर हमें प्राइम नंबर की, और यही मिले कि यही प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। इसके अलावा प्राइम नंबर का अपना कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें जो हमें कह दो ध्यान रखनी है, इम्पोर्टेंट है, की पॉइंट्स कह सकते हैं। क्या? टू इज द ओनली टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? कैसे सर? ध्यान से सुनना। इवन नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? इवन नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? ऐसे नंबर्स जो टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। हाँ। और प्राइम नंबर क्या है? जो नंबर इटसेल्फ और सिर्फ वन से डिवाइड हो। तो इवन नंबर क्या होंगे? टू से भी डिवाइड हो रहे हैं। कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड होगा ही होगा, वन से भी डिवाइड होगा ही होगा। इवन नंबर टू से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो इनके तो तीन वेक्टर मिल गए, कम से कम तीन वेक्टर मिल गए इनके तो। सही बात है। तो इसलिए ये लाइन आती है, टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। कोई सा भी प्राइम नंबर इवन नंबर लेके देखो, 28 लेके देखो, 28 खुद से डिवाइड हो जाएगा, दुनिया का हर नंबर खुद से डिवाइड होता है। तो एक फैक्टर 28 का क्या हो गया? 28। वन से भी डिवाइड हो जाएगा, दुनिया का हर नंबर वन से डिवाइड होता है। ठीक है, टू से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, टू से हो जाएगा। और किससे हो जाएगा सर? फोर से हो जाएगा। और किससे हो जाएगा सर? और सर सेवन से भी हो जाएगा। और सर किससे हो जाएगा? और सर 14 से भी हो जाएगा, है ना? तो देखो यार, दो से ज़्यादा फैक्टर मिल गए, तो इसलिए कहा गया टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्योंकि टू के बाद जो इवन नंबर्स आते हैं उनमें एक फैक्टर जो बढ़ ही जाएगा वो टू होगा। तो उनके दो फैक्टर्स की जगह तीन तो हो ही जाएंगे। तो इसलिए ये बात आती है कि टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। इस चीज़ को ध्यान रखना, टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। वन एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, वन एक प्राइम नंबर नहीं है। इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, खुद ये। इसके तो दो भी नहीं है, एग्जैक्टली टू फैक्टर्स भी नहीं है, ना दो से ज़्यादा है। इसके तो दो से कम है भैया। ठीक है, इसके तो दो से कम है। तो क्या ये कंपोजिट होगा? आगे देखते हैं। फिलहाल वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। फिलहाल वन इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इतना हम जानते हैं। अब फिलहाल मेरे भाई हम देखेंगे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स अभी हमने देखे, और एक पॉइंट मैंने जो आखिर में लिखवाया था प्राइम नंबर्स का, क्या लिखवाया था? क्या लिखवाया था? बताओ बताओ। वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो क्या वन कंपोजिट नंबर होगा? ये देखेंगे अभी, है ना। कुछ बातों को राजी रहने दो, समय आने पे जब उन पे से पर्दा उठेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमने प्राइम नंबर के बारे में देखा कि इनके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं, एक ये खुद, एक वन, है ना। उसके अलावा होते नहीं। इन नंबर्स को हम प्राइम बोल देते हैं। ठीक है, वन एक प्राइम नंबर नहीं है। टू इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखते हैं, कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखते हैं एक बार। ठीक है, इनकी डेफिनेशन पकड़ते हैं क्या है। नंबर्स which get divided numbers which get divided by 1
as well as by some other numbers. ठीक है, ऐसे नंबर जो 1 से तो डिवाइड होंगे, दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड होगा, मुझे एक नंबर बता दो जो ना होता हो। दुनिया का हर नंबर 1 से डिवाइड होगा, और दुनिया का हर नंबर खुद से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसको और मॉडिफाई कर देते हैं डेफिनेशन को। ठीक है, और मॉडिफाई कर देते हैं। नंबर्स विच गेट डिवाइडेड बाय 1, नंबर्स क्या मॉडिफाई करूंगा, सोचो, मैं और क्लियरली लिखना चाह रहा हूँ इसको। नंबर्स विच गेट डिवाइडेड बाय 1 इटसेल्फ, ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए। अब पता है, जिन लोगों को बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी वो मेरी कमी निकाल देंगे यहाँ पे, तो उस कमी को थोड़ी हद तक मैं सुधार लेता हूँ। ठीक है, numbers which get divided by 1 itself and any other number as well, यानी कि ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं मेरे भाई? उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। नंबर्स विच गेट डिवाइड बाय 1 itself and any other number as well are known as composite numbers, are known as composite numbers। ठीक है, यानी कि इनके कितने फैक्टर होंगे? इनके कितने फैक्टर होंगे? इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे मेरे भाई, इस बात को समझना, इस बात को समझना। ठीक है, एग्जाम्पल दो। क्या मैंने प्राइम के एग्जाम्पल दिए थे? दिए थे सर। कंपोजिट के दो सर एग्जाम्पल। कंपोजिट के एग्जाम्पल चाहिए तुम्हें? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो गए। क्या पढ़ा हमने? हर कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। सर 4 के 2 से ज़्यादा होंगे? पहली बात तो हमने पढ़ी, हर नंबर का एक फैक्टर जो तय है हो गई होगा वो होता है 1। हाँ, एक वो नंबर खुद। अब 4 के और क्या फैक्टर होंगे? 2। कितने फैक्टर आ गए? 2 से ज़्यादा आ गए। हाँ, तो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 4 हो गया कंपोजिट। 6 के फैक्टर्स देख लो, कौन कौन से आएंगे? 1 होगा क्या? होगा। खुद भी होगा 6। हाँ। 2 होगा क्या? हाँ। 3 भी होगा। 4 फैक्टर्स आ गए यार। तो ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अच्छा सर, 1 प्राइम नहीं था तो कंपोजिट होगा क्या? प्राइम की कंडीशन क्या थी मुझे ये बताओ। प्राइम की कंडीशन थी कि इनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होती। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर मिल रहा है हमें, 1। कंपोजिट की क्या कंडीशन है? इनके तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। 1 के कितने फैक्टर मिल रहे? एक ही तो मिल रहा है ना, 2 मिल रहे हैं ना 2 से ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 1 प्राइम भी नहीं था और कंपोजिट भी नहीं है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, वहाँ पढ़ा था, और यहाँ पढ़ रहे हैं 1 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो 1 है क्या? इसको यार यूनिक नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं 1 को हम? क्या बोल सकते हैं हम 1 को? यूनिक नंबर। ठीक है, यूनिक नंबर बोल सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा आ जाए ना, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो अगर ये 2 चीज़ें लिखी हो, 1 इज अ यूनिक नंबर, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इन दोनों में से जिस चीज़ को हम ज़्यादा वैल्यू देंगे, जिस चीज़ की ज़्यादा कदर होगी, वो ये। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्यों? क्योंकि जब हम ये बोल रहे हैं 1 इज अ यूनिक नंबर, तो मुझे उसके कुछ क्लासिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक कह लो, पता नहीं चल रही हैं। 1 इज अ यूनिक नंबर,
यूनिक नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं? पता नहीं, पढ़ा नहीं हमने। हमने इवन पढ़ा है, हमने रेशनल पढ़ा है, हमने कॉम्प्लेक्स पढ़ा है, हमने ऑड पढ़ा है, हमने इंटीजर्स पढ़ लिए। हमने कोई ऐसी हेडिंग डाल के यूनिक नंबर नहीं पढ़ा। अच्छा, लेकिन जब हम ये लिखते हैं कि वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो हमारे दिमाग में आता है कि जो प्राइम नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है और जो कंपोजिट नंबर की कैरेक्टरिस्टिक है वो तो नहीं होंगी वन की। तो वन के बारे में एक थोड़ी क्लियर इमेज हमें इस स्टेटमेंट से मिलती है, ना कि इस स्टेटमेंट से। इस स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं, वन इज़ अ यूनिक नंबर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ हमें मिल जाए, कैसा लिखा हुआ मिल जाए सर, कैसा कि वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इस स्टेटमेंट को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, इस स्टेटमेंट की हम ज़्यादा कद्र करेंगे। ये बात समझ में आई होगी। इस बात को ध्यान से समझना भाई। कई बार एमसीक्यू में हो सकता है, हमें किसी किताब में क्वेश्चन देखने को मिल जाए, वहाँ पे ये स्टेटमेंट देखने को मिल जाए, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसकी ज़्यादा कदर करेंगे हम इस स्टेटमेंट के कंपैरेटिवली। स्टेटमेंट ये भी गलत नहीं है, इसको तुम गलत नहीं बोल सकते, ठीक है, गलत नहीं बोलोगे। अगर इन दोनों में से कौन ज़्यादा सही है वो बात करी जाए तो ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ जो हम देखेंगे, प्राइम देख लिया, कंपोजिट देख लिया, अब को प्राइम नंबर्स देखते हैं। क्या देखते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स किसी भी नंबर को प्राइम कब बोलते हैं वो देख लिया, कंपोजिट कब बोलते हैं वो देख लिया। अब बारी आ रही को प्राइम, ठीक है। जिन बच्चों को अंग्रेजी की बहुत अच्छी नॉलेज होगी, जो बच्चे इंग्लिश काफ़ी पढ़ी होगी, काफ़ी पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है, जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी इंग्लिश की, तो समझ जाएंगे को प्राइम लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे पेयर ऑफ नंबर्स की बात करी जाएगी, या फिर कह लो डुओ ऑफ नंबर्स की बात करी जाएगी, ठीक है। अगर अपने पास दो नंबर्स हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी, तो इनको क्या, इनको मैं को प्राइम तब बोलूंगा जब इनका एक कॉमन फैक्टर मुझे मिले। इनको मैं को प्राइम तब बोलूंगा जब मुझे इनका एक कॉमन फैक्टर मिले, और वो कौन हो, वो वन हो। वो कौन हो, वो वन हो। वो कौन हो, वो तुम हो नहीं, वो कौन हो, वो वन हो, ठीक है। ए और बी को हम को प्राइम नंबर्स तब बोलेंगे जब उनका कॉमन फैक्टर वन मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। हाँ, को प्राइम नंबर्स की भाई यही तो कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका एक कॉमन फैक्टर होता है वन। वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा, वन के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा। जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, जिनको अभी फैक्टर्स नहीं समझ में आ रहा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं, तो भाई इस लेक्चर को अभी बंद कर दो और एक कोई शॉर्ट वीडियो देख लो यूट्यूब पे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। 10वीं तक की मैथ्स तो सबने पढ़ी होगी, फैक्टर्स पता होगा। अभी मैं फैक्टर्स नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं फैक्टर्स के बारे में भले ही बता दूंगा, लेकिन अब बीच में मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं फिर दूसरे टॉपिक पे जाऊँ, ऐसे अगर मैं पूरी मैथ्स पढ़ाने लगूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो फिर तो दिक्कत ही हो जाएगी भाई। फिर अपना सिलेबस 4 महीने में तो हो नहीं पाएगा। जो हमने टारगेट लगाया है कि हमें 4 महीने में अपना सिर्फ सिलेबस ही पूरा नहीं करना है, अपना एग्ज़ाम भी निकालना है, वो तो हो नहीं पाएगा पूरा अपना टारगेट, है ना। तो एक कोई छोटी सी वीडियो देख लो कि फैक्टर क्या होते हैं, वरना पता तो होगा ही फैक्टर क्या होता है। नहीं पता होगा, छोटी सी वीडियो देख लो, वो भी नहीं देखनी तो अभी फ़िलहाल ये लेक्चर देखो, जब हम फैक्टर्स पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर और वो वन होता है। इसको एक बार लिख लेते हैं, नंबर्स विच हैव वन एज देयर कॉमन फैक्टर, numbers which have 1 as their common factor are known as co-prime numbers, are known as
को प्राइम नंबर्स, ठीक है, नंबर्स विच हैव वन एज देयर कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। सर एग्जांपल दो। मेरा एग्जांपल क्या, मैं समझ में नहीं आता क्या फिलहाल सोच पा रहे हो तुम? कोई एग्जांपल सोच पा रहे हो को प्राइम नंबर्स का? बताओ, कोई दिमाग में एग्जांपल अगर आ रहा है तो उसके फैक्टर्स लिस्ट करके देखो, उसके फैक्टर्स लिखो। को प्राइम नंबर क्या होता है? दो नंबर्स, एक ऐसा डुओ दो नंबर्स का जिनके जब मैं फैक्टर्स लिखूं तो उसमें मुझे एक ही फैक्टर कॉमन देखने को मिले, और वो फैक्टर कौन सा होगा? वन। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। कौन सा एग्जांपल दूँ? ये देखो, इनके फैक्टर्स क्या देखते हैं कोने में। 8 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं बताओ? 8 फैक्टर पता क्या होता है? अगर मैं बोलूँ ना n के फैक्टर्स बताओ, तो इसका मतलब है ऐसे नंबर्स जिनसे जब मैं n को डिवाइड करूं तो मुझे कोई रिमाइंडर ना मिले। ऐसे नंबर्स जिनसे जब मैं n को डिवाइड करूं तो मुझे कोई रिमाइंडर ना मिले, वो फैक्टर्स होते हैं। तो 8 के फैक्टर्स जब मैं पूछूं तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 हो सकता है बिल्कुल, 2 हो सकता है बिल्कुल, 4 हो सकता है हाँ जी सर, 8 हो सकता है बिल्कुल। 15 के फैक्टर्स बताना सर। 1 हो सकता है जी हाँ, 2 हो सकता है क्या? कॉमन फैक्टर देख रहे हैं अभी? कॉमन नहीं। 3 हाँ, 4 नहीं, 5 हाँ, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 10 11 12 13 14 नहीं, 15। को प्राइम नंबर्स की क्या बताई थी मैंने डेफिनेशन यार? ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर जो है वो 1 होगा। अब यहाँ पे देखो, 8 के फैक्टर्स हैं ये 8 के फैक्टर्स हैं, ये 15 के फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1। कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1। दोनों के फैक्टर्स लिस्ट कर दिए मगर एक ही फैक्टर कॉमन था, 1। तो नंबर्स विच हैव 1 एज देयर कॉमन फैक्टर आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। सर एक और एग्जांपल दे दो, एक और एग्जांपल दे दो। कौन सा दें यार? 35 और 48, ठीक है, वो क्यों मिटा दिया इसका? एक एग्जांपल 8,15 हो गया, एक है 35,48। सर इनके फैक्टर्स लिस्ट करके वो दिखाओ। इनके फैक्टर्स तुम भी लिस्ट करो, अब तो इन्वॉल्व हो सकते हो ना। मैं एक बार को मान सकता हूँ कि अगर को प्राइम नंबर्स के एग्जांपल सोचना उतनी जल्दी दिमाग में आएगा नहीं, लेकिन जब मैं एग्जांपल बता दूँ तो उसके फैक्टर्स तो लिस्ट कर सकते हो। 35 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 नहीं, 3 बिल्कुल नहीं, 4 नहीं, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 नहीं, 7 हाँ, 7 पंजे 35, ठीक है, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 भी नहीं, 11 ना, 12 ना, 13 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 18 नहीं, 19 बिल्कुल नहीं, 20 तो आगे देखने की जरूरत नहीं है ना। 1 5 7, अगर इसमें मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, लेकिन मेरे ख्याल से गलती मैंने करी नहीं है। 48 के फैक्टर्स देख लें एक बार। 1 तो होगा ही होगा, 2 हो जाएगा हाँ, 3 हो जाएगा क्या? 3 हो जाएगा सर। 4 हो जाएगा क्या? 4 भी हो जाएगा सर। 5 हो जाएगा नहीं, 5 नहीं होगा, ठीक है। 6 हो जाएगा हाँ सर, 6 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, 7 नहीं, 7 7 सा 49 होता है, 7 6 सा 42 होता है। 48 तो नहीं आएगा, 7 तो नहीं होगा 48 का फैक्टर। 8 हो जाएगा, 8 तो हो जाएगा। आगे अब कोई भी फैक्टर आए 48 का, एक चीज़ हमने देख ली। क्या देखी है? हमने तो नहीं देखी, अरे तुमने ध्यान नहीं दिया यार। क्या? कि ये 3 फैक्टर्स थे 35 के, 157। जब हम 48 के फैक्टर्स देखने गए ना, तो 1 तो मिला, फिर ना 5 मिला ना 7 मिला, तो कॉमन फैक्टर अभी भी 1 ही आया। इसलिए 35 और 48 भी को प्राइम होंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है,
बड़ी इंपॉर्टेंट। क्या है? क्या है कि अगर को प्राइम है ना दो नंबर्स, तो उनका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। अगर दो नंबर्स को प्राइम है तो उनका प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। इफ टू नंबर्स आर को प्राइम then they need not then they need not to be prime। ठीक है, दो नंबर्स अगर को प्राइम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम भी होंगे। ठीक है, क्या इतनी बात हमें समझ में आई? यार ये लेक्चर हमारा 50 मिनट का हो गया और अभी हमने इस लेक्चर में बहुत कम पढ़ा। मेरा मानना ये है ना। इस लेक्चर में हमने इवन देखा और देखा। बात यही है जो मैंने बोली थी कि शुरू में हम अपनी रफ्तार बहुत स्लो रखेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। मैंने इनइक्वालिटीज़ पढ़ाया, मैंने सर्ज एंड इंडाइसेस पढ़ाया है। ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने लॉगरिथम पढ़ा, हमने सेट्स पढ़ा, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। और नंबर सिस्टम वाले भी जो कोर्स है उसको मैंने नाम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स दे रखा है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देखते हैं। हम बात करें तो हमने सेट्स पढ़ा है ना, कॉन्करर बैच चल रहा है जो अपना सेट्स हमने पढ़ लिया। हमने लॉगरिथम पढ़ा, हमने क्या देखा, हमने इनइक्वालिटीज़ देखी। ठीक है, हमने इनइक्वालिटीज़ देखी। हमने क्या देखा, हमने और क्या पढ़ा, हमने सर्च एंड इंडाइसेस या कह लो बावर्स एंड एक्सपोनेंट्स पढ़ा। ठीक है, कुछ भी बोल लो। हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे एलसीएम एचसीएफ देखेंगे, एलसीएम एचसीएफ देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम फैक्टर्स देखेंगे। इसमें हम फैक्टर्स के काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह। एलसीएम एचसीएफ में इंक्लूड कर लो चलो फैक्टर्स को। हम डिविजिबिलिटी देखेंगे। हम क्या देखेंगे, हम डिविजिबिलिटी देखेंगे, डिविजिबिलिटी देखेंगे हम। ठीक है, हम क्या देखेंगे और क्या देख सकते हैं हम, और हम यूनिट डिजिट देखेंगे। हम यूनिट डिजिट देखेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें कोई किताब जब खोलोगे ना, कोई भी किताब जो तुम्हारे एग्ज़ाम के लिए आती होगी, उसमें ये सारे अलग अलग चैप्टर दे रखे होंगे कि नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट। ये सारे जो है ना अलग अलग चैप्टर्स के रूप में दे रखे होंगे। लेकिन हम यहाँ इसको बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं। क्यों बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ रहे हैं? ये जो चैप्टर्स हैं इनको एक बार हटाना है। ठीक है, इनको एक बार हटा देना उस किताब से। कौन कौन से? नंबर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स के जो अंडर आते हैं। ठीक है, उनको हटा देना और कहीं सेट्स, इनइक्वालिटी, सर्च एंड इंडाइसेस मिल जाए। ये तो मिल जाएगा सर्च एंड इंडाइसेस, इनइक्वालिटी, लॉग और सेट्स का मिलना मुश्किल है मैथ्स की किताब में, तुम्हारे एग्जाम से रिलेटेड जो किताब होगी उसमें। ठीक है, मिल जाता है तो अच्छी बात है। जितना हमने यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना इसको हटा देना। इसके बाद क्या क्या टॉपिक्स मिलेंगे? परसेंटेज मिलेगा, कहीं ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा? एरिया वॉल्यूम मिल रहा होगा, एरिया वॉल्यूम मिल रहा होगा। और क्या मिल रहा होगा? और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्पीड डिस्टेंस वाली मिल रहा होगा वो, है ना। ये सारी अब बिल्कुल जो बेसिक मैथ्स है उसमें तो नहीं आती, है ना। ये बात तो मानोगे। ठीक है, कि हमें नंबर्स का ज्ञान होना चाहिए, हमें डिविजिबिलिटी का ज्ञान चाहिए। जब हमें इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा तब हम इन चीज़ों में बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने एक बात बोली थी कि शुरू में हम जो हमारा बैच है कॉन्करर बैच, ठीक है, जो हमारा बैच है कॉन्करर बैच, मैंने शुरू में एक चीज़ बोली थी कि हम शुरू में स्लो चलेंगे। ठीक है, और आगे भी हम चलेंगे स्लो। ठीक है, फास्ट नहीं चलेंगे हम, देखो स्प्रिंट थोड़ी हो रही, फास्ट नहीं चलेंगे, लेकिन आगे स्लो के साथ साथ हम स्टडी हो जाएंगे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, है ना। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, कोई भी एग्जाम जो तुम्हारा जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है भाई, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो एक मैराथन होती है, वो एक मैराथन होती है। और मैराथन को तेज भाग भाग के नहीं जीत सकते हो।
मैराथन के लिए स्लो एंड स्टेडी रहना पड़ेगा, मैराथन को तेज भाग भाग के नहीं जीत सकते। ठीक है, अभी हम बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़, जैसे हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा, कान खोल के ये बात सुनना, जैसे ही हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स हो जाएगा उसके बाद हम अलग स्पीड पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्करर बैच में हमें मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी थी, मैथ्स तो पढ़नी ही पढ़नी थी, उसके अलावा रीजनिंग भी तो पढ़नी है, इसको थोड़ी भूल सकते हैं। रीजनिंग के कुछ नहीं तो कुछ नहीं भाई, मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी, क्या कोशिश रहेगी कि 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन मैं इसी बैच में करा दूं रीजनिंग के। ठीक है, यानी कि जब तक तुम्हारा पेपर नहीं, ये बैच कब तक चले, ये बैच तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता, जब तक तुम्हारा पेपर नहीं हो जाता तब तक ये बैच चलेगा। अब वो पेपर कभी भी हो, वो पेपर चाहे 1 जून को हो जाए, वो पेपर चाहे 1 जुलाई को हो जाए, मुझे नहीं पता कब होगा, मुझे नहीं पता कब होगा, जब भी हो जाए तब तक ये बैच चलेगा। ठीक है, उसके बाद आगे का देखेंगे, आगे क्या करना है। लेकिन जब भी तुम्हारा पेपर होगा मैं चाहता हूँ मैं रीजनिंग के तुम्हें 3 से 4 हज़ार सवाल करा दूँ। और अभी हमने रीजनिंग स्टार्ट नहीं करी है, रीजनिंग को हम जिस तरीके से पढ़ेंगे वो तरीका देखना, लोग बाग रीजनिंग में आएंगे पढ़ाने, रीजनिंग पढ़ाने बैठेंगे लोग, रीजनिंग को भी लोग पता नहीं क्या बना देते हैं, तरह तरह के फॉर्मूले डाल देंगे उसमें, तरह तरह के फॉर्मूला डाल देंगे, तरह तरह की थ्योरी डाल देंगे, तरह तरह के फालतू के कॉन्सेप्ट डाल देंगे। रीजनिंग को लोगों ने इतना डिफिकल्ट बना रखा है, इतनी डिफिकल्ट तो है ही नहीं, इन चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है। रीजनिंग के आगे एक और चीज़ लगती है, एक और शब्द लगता है लॉजिकल। रीजनिंग में हमें सिर्फ लॉजिक चाहिए। ये लॉजिक हमारा कैसे डेवलप होगा? जब हम क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन प्लस क्वेश्चन, क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चन 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 सॉल्व करते रहेंगे ना, तब हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। ठीक है, तब हमारी एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। हमें क्वेश्चन सॉल्व करते रहने हैं, रीजनिंग में हम वही करेंगे। जहाँ कहीं पे मुझे लगेगा कि कोई चीज़ ऐसी है, कोई रिजल्ट डिराइव किया गया है ना, उसको मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं उसको लॉजिक मानता नहीं। जब आप कहीं पे बिल्कुल लॉजिकल रीजनिंग फॉर्मूला डेवलप करना एक लॉजिकल चीज़ है, आई एग्री। लेकिन अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी कि फलाना जो है वो ढीमकाने का बाप है, फलाना जो है वो ढीमकाने के पिताजी हैं, ढीमकाने का बेटा चीमकाना है, उनकी मम्मी का नाम चिंकी है, उनकी बुआ का नाम पिंकी है, ठीक है, उनकी मौसी का नाम सुनीता है। ठीक है, किसी का इनमें से कुछ नाम हो, फलाना ढीमकाना चिमकाना चिंकी पिंकी सुनीता, तो बुरा मत मानना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अब हम फैमिली रिलेशन ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करने, उसमें आते कोई मैं फॉर्मूला बता दूं, वो फालतू की चीज़ है ना। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग में मैं मानता हूँ कि कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। जिन चैप्टर्स में जिन क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगने लग जाए उसको मैं लॉजिकल रीजनिंग का हिस्सा नहीं मानता, उसका मानता हूँ कि फिर ये तो मैथ्स आ गई, फिर ये तो अपनी मैथ्स आ गई। ठीक है, तो अभी हम स्लो चल रहे हैं, जैसे ही हमारा BOM बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स पूरा हो जाएगा, ठीक है, वैसे ही हम थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाएंगे, लेकिन वो रफ्तार भी स्लो होगी, फास्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जैसे ही हमारे चैप्टर्स कवर होना शुरू हो जाएंगे, हम अपना रैंक एडवांसमेंट कोर्स लाएंगे। रैंक एडवांसमेंट कोर्स में करेंगे हम तगड़े तगड़े क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो कर लोगे तो लगेगा भाई इस चैप्टर से एग्जाम में मुझे कुछ भी पूछ लो मैं आराम से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आगे काम बढ़ेगा, आगे काम बढ़ेगा, क्योंकि हम फिर लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे। ठीक है, अभी तो क्या है, अभी तो मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, किसी दिन लेक्चर नहीं आ पाता तो वो टल जाएगा। अभी हफ्ते में 5 लेक्चर आ रहे हैं, आगे हफ्ते में क्या होगा, आगे हम रीजनिंग कर रहे होंगे। जब मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग के 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन करने हैं, तो रीजनिंग के भी लेक्चर्स होंगे। ठीक है, फिर हम मैथ्स के भी लेक्चर्स बढ़ाएंगे, मैथ्स के भी लेक्चर बढ़ाएंगे। आगे ऐसा मान लो कि एक एक घंटे के कम से कम 10+ लेक्चर्स एक हफ्ते में तो हमें देखने ही देखने हैं, एक एक घंटे के। ठीक है, उसके अलावा जब रैंक एडवांसमेंट कोर्स चालू हो जाएगा तो और बढ़ा लो, 15 मान लो, 15+ लेक्चर्स एक हफ्ते के। एक हफ्ते में 1 घंटे के अगर हम 20 लेक्चर्स कर देते हैं, तुम्हारी बात कर लूँ मैं तो डालते रहूँ, लेकिन मेरे डालने का क्या फ़ायदा अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो, है ना? ऑनेस्टली बताओ। अब मैं तुमसे कह दूँ, कई लोग होते हैं कहते हैं यार 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, 22 घंटे पढ़ो। अरे क्यों पढ़ूँ, 22 घंटे क्यों पढ़ूँ?
अगर मैं काम 10 घंटे में कर सकता हूँ अच्छे से तो मैं 10 घंटे में करूँगा। 22 घंटे क्यों? गधा मजदूरी क्यों करूँ मैं गधा क्यों बनूँ? मैं गधा क्यों बनूँ? मैं गधा क्यों बनूँ? मुझे ये बताओ, है ना? अगर मैं काम 10 घंटे में कर सकता हूँ तो मैं 10 घंटे में करूँगा। मैं अगर 10 घंटे के काम को 22 घंटे में कर रहा हूँ तो वो तो मेरी नाकामयाबी है ना? तो आगे ऐसी स्पीड हमारी होगी, स्पीड स्लो ही लगेगी। देखो ना कितना कम पढ़ा आज हमने, बहुत धीमे धीमे, बहुत जरा जरा सी चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ा? इवन ऑड, प्राइम कंपोजिट, 1 घंटा हो गया पता नहीं चला। कितनी छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी, कितने आराम से पढ़ी। आगे भी हम स्लो ही रहेंगे, लेकिन जब लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना कि हफ्ते में 20 घंटे के लेक्चर हैं, समझ रहे हो? यानी कि एक दिन में तुम्हें 3 घंटे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। 3 घंटे के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्विंग करी होगी, जिसमें हमने थ्योरी पढ़ी होगी। उसके बाद 3 घंटे तुमने लेक्चर देखा तो 3 घंटे खुद से भी रिवाइज करो। मगर 6 घंटे में फिर हमारी मैथ्स और रीजनिंग हो जाया करेगी पर डे। फिर क्या बचा? इंग्लिश, जीके। उसके लिए 4 नहीं तो 6 घंटे और दे दो। किसी को लग रहा है कि भैया मुझे तो ज़्यादा टाइम देना है इंग्लिश या जीके में, उसको ज़्यादा दे दो, 4 की जगह 6 दे दो, तुम्हारी मर्जी है। वही जो मैंने बोली कि अगर तुम्हें लग रहा है तुम काम 10 घंटे में कर पा रहे हो, कर लो। एक टारगेट बना लो कि एग्ज़ाम से पहले मुझे इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, सॉल्व करने हैं। किसी का होगा 6,000, किसी का होगा 3,000, अपना टारगेट बना लो, ठीक है। बाकी जिनको नहीं पता कैसे क्या करना है, थोड़ा मैंने अभी बताया हम कैसे करेंगे। थोड़ा जो पहला वीडियो है, अगर मुझे ध्यान रहा तो आई बटन आता है ना कोने में वीडियो देखते वक्त ऊपर, वहाँ पे एक वीडियो सजेस्ट हो जाएगा तुमको, ठीक है। कॉन्करर बैच का इंट्रोडक्शन ही है वो, कैसे क्या हम करेंगे, कैसे तुमको क्या करना है, तो वो देख लेना, उससे काफ़ी मदद मिल जाएगी। ये तो अपना चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लेना, करना चाहो तो कर लेना, वरना फ़िलहाल वीडियो तो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो। अगले लेक्चर में मिलेंगे जहाँ पे हम डिविजिबिलिटी के बारे में थोड़ा देखेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, डिविजिबिलिटी, फैक्टर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।